एनबीएफसी सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जो अपने लोज से 100% रिटर्न दे चुका है। आज के वीडियो में हम उस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है मैग्मा फिनकॉर्प। यहाँ पे आप देखिए, ये स्टॉक जो है इसने अपना लो बनाया था अराउंड वो 13 रुपीज़ पे, और वहाँ से ये हाई बनाया था 31 रुपीज़ पे। अभी 25 मतलब अराउंड 100% का यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। सो टेक्निकली हम देखेंगे इसमें क्या लेवल्स और कैसे कैसे ट्रेंड्स जनरेट हुए हैं। सो सबसे पहले देखिए, ये आपका जो है पुराना पैटर्न है जो कि ब्रेक डाउन हुआ था और उसके बाद शेयर प्राइस जो है नीचे गया था। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। अब ये लाइन को आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए ये ऐसे जब ट्रेंड्स बनते हैं ना, तो ये ऐसे ही नहीं बनते बाय रैंडम, और उनका ऐसा नहीं कि मतलब ख़त्म हो जाता है। अब ये जो लाइन है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जब शेयर प्राइस ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको और एक रेजिस्टेंस आएगा, वो है यहाँ पे, राइट। उसके बाद ये भी आपका रेजिस्टेंस था, बट प्रोबेबली अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखिए आप, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद ये भी आपका एक अभी रेजिस्टेंस था, अभी ये भी आपके सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये, ठीक है। ये आपका ओवरऑल एक अभी के जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से ट्रेंड है। नाउ इसके हिसाब से देखिए, आपका इमीडिएट जो सपोर्ट आता है वो 24 पे आता है। उसके नीचे अगर गया तो फिर 16, और उसके नीचे गया तो फिर 13, इसका पुराना लो। ऊपर में अब देखिए, जो पहला रेजिस्टेंस आपका आएगा वो आएगा 44। 44 के ऊपर अगर यहाँ पे टिका तो 88। उसके बाद ये 125। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये जो जोन है 88 से 125 के बीच में, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, आप इसको कंसोलिडेशन जोन भी बोल सकते हैं। कि हो सकता है कि 88 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 125 तक जाए, फिर नीचे करेक्ट हो, फिर नीचे ऊपर जाए, तो एक जोन बन सकता है। अनलेस कि ये जो लाइन, ये जो चैनल है उसके ऊपर ये आ जाए, और जैसे ये चैनल के अंदर आ जाएगा तो ये चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। सो एक बार चैनल एक्टिवेट हो गया, सो आपका जो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस बनेगा, नेक्स्ट जो टारगेट या रेजिस्टेंस होगा वो होगा अराउंड 298 या 300 के आसपास। ठीक है, ये आपका ओवरऑल चार्ट पैटर्न या ट्रेंड आप बोल लीजिए। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट समझना है कि जो इसके साइकिल्स में इसने कितना लंबा साइकिल था और कितना रिटर्न दिया। जैसे 2004 से 2008 में इसने 2200% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 2008 से ये 2017 तक इसने 600-700% का रिटर्न दिया है। सो अगर ये यहाँ तक जाता है तो ये 2200% का रिटर्न होगा। फिर से यहाँ तक आता है 125 तो 800, और यहाँ तक आता है तो ये 600 अराउंड % का रिटर्न होगा। नाउ आपको ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि सबसे पहली बात तो ये एनबीएफसी कैटेगरी का स्टॉक है, और एनबीएफसी कैटेगरी के स्टॉक्स में हर एक चीज़ का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये जो बिज़नेस मॉडल है एनबीएफसी का, ये इनके पास एक तो आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात ये स्टॉक पे, इस टाइप के स्टॉक्स पे हर एक चीज़ का असर होता है। जैसे पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, सोसाइटी क्राइसिस, जिस जगह में ऑपरेट करता है वहाँ पे लोकल टेंशन्स, क्योंकि इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा असर होता है इस चीज़ का। इसीलिए अगर
या तो उसमें ब्रांड या उनका जो पेरेंट कंपनी है या वो जो कंपनी है वो खुद बहुत बड़ी होनी चाहिए या एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए, या फिर उनका जो मैनेजमेंट है वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि हर अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर सके। आप अगर देखेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे 12% 10% का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ROE ROC। स्मॉल कैप कंपनी है 600 करोड़ की, और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पी बहुत ज़्यादा है। लोन यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। डेट टू इक्विटी NBFC फाइनेंस कंपनी में ज़्यादा मैटर नहीं करती तब तक जब तक ये बहुत 8 टाइम्स 10 टाइम्स ना हो, ये 4 टाइम्स है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका एसेट और लायबिलिटी दोनों ही पैसा, एक साइड से पैसा लेते हैं, दूसरे साइड से पैसा डिप्लॉय करते हैं। एक बात याद रखिए, प्रॉब्लम ये है कि ऐसे कंपनीज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं और क्राइसिस से बहुत ज़्यादा ससेप्टिव होती है, मतलब पहले इम्पैक्ट होने वाली होती है। जैसे क्राइसिस आए कि नहीं, लोग अपना पोजीशंस वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं इस टाइप के स्टॉक्स में। दूसरी बात कि क्राइसिस के टाइम पे जब जो NBFC सस्टेन करता है वो टॉप नॉच होता है, मतलब जिनका बिजनेस, जिनका प्रॉफिट, हर एक चीज़, जिनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो और जिनका ब्रांड स्टेब्लिश्ड हो, तो वहाँ पे जो इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट गिर रहा है उस तरीके से बड़े कंपनीज़ को तुरंत फ़ायदा मिलता है अगर NBFC की बात करें, लेकिन जहाँ तक ये छोटे और स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज़ है उनको वो फ़ायदा नहीं मिलता, उनमें और उनमें बहुत ज़्यादा रेट डिफरेंशियल हो जाता है। इसीलिए जो बड़ी कंपनीज़ है वो बिजनेस के पैरामीटर पे देखें तो वो ज़्यादा अच्छे ऑफर्स दे सकती है अपने कस्टमर्स को कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे शेयर प्राइस गेन दिखेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी जो है इतना हाई होता है कि उसको समझने के लिए आपको अपना रिस्क जो है पहले से ही असेस करके रखना पड़ेगा कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ और अगर ऐसा हुआ तो मेरे को ये करना है। ये सब चीज़ें आपको सोच के रखनी है, अदरवाइज़ ये जो लेवल्स है वो आपके सामने क्लियर है। यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम और ट्रेंड आया है, ट्रेंड हो रहा है, वो आगे भी कंटिन्यू होगा क्योंकि अभी मार्केट पूरा मोमेंटम का मार्केट है। तो अगर आप वो देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, बट टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिसिप्लिन के साथ रिस्पेक्ट करें और अपना रिस्क मैनेजमेंट समझ के ही आगे का डिसीजन लें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।